हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट सेक्शन ए से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट इज बेस्ड ऑन डैश। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किस पे बेस्ड है? तो एटॉमिक मास यूनिट का डिफिनीशन ही हम बताए थे कि एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का 1/12 मास जो है वो आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है, मतलब 1 AMU होता है। तो ये किस पे बेस्ड है? कार्बन 12 पे बेस है। तो इसका आंसर होगा कार्बन 12। सेकंड क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर इज। तो 18 ml वाटर में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ नहीं है, तो वाटर का डेंसिटी आपको पता होता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर ml होता है। मतलब 18 ml वाटर का वेट कितना होगा? 18 ग्राम होगा। तो आपके पास 18 ग्राम H2O है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? 18 ग्राम H2O का मतलब कितना मोल H2O है? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना होगा? 18 टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल। एक मोल का वेट 18 होता है, 1 इंटू 2 प्लस 16, तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास 1 मोल H2O है, 1 मोल H2O है। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक H2O एटम रहे तो उस केस में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एक H2O एटम है तो 10 इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल H2O एटम है, 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 H2O एटम है। सॉरी, H2O मोलिक्यूल है, एटम थोड़ी ना है, H2O तो मोलिक्यूल है। तो इतना मोलिक्यूल है, एक मोलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतना मोलिक्यूल में कितना होगा? इतना इंटू 10। हर एक मोलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग 10-10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 मतलब 6.02 इंटू 10⁻24। इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 18 ml ऑफ वाटर में। या फिर आप बोल सकते हैं कि 10 मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश केजी। तो हाइड्रोजन एटम का मास बताना है आपको, कितना केजी मास होता है एक हाइड्रोजन एटम का। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का मास जो है 1 AMU होता है और 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है। मतलब हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा वो 1/Na ग्राम। 1/Na को आप लिख सकते हैं 1/6.02 इंटू 10⁻23। तो इतना ग्राम वेट होगा एक हाइड्रोजन एटम का। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू होगा 1/6.02 इंटू 10⁻23, डिनोमिनेटर में ही इंटू 10⁻³ तो ये 10⁻26 हो जाएगा। 1/6.02 इंटू 10⁻26, ये वैल्यू आएगा 0.167 इंटू 10⁻26। इतना केजी होगा -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। तो एक हाइड्रोजन एटम का वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। इसके बाद फोर्थ है आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ डैश इन देयर न्यूक्लियाई। आइसोटोप्स का डिफिनीशन पता है? ये हम बताए थे कि जिसका भी एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उसको आइसोटोप्स कहते हैं। एटॉमिक नंबर सेम मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है दोनों में सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है मतलब न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। तो आइसोटोप्स एंड एलिमेंट डिफर इन देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। तो आइसोटोप्स के न्यूक्लियाई में जो है न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होता है।
जिसका ज्यादा मास होगा उसमें ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, जिसका कम मास उसमें लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। और प्रोटॉन दोनों में सेम होता है क्योंकि आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है इसलिए। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ द सेम मास नंबर बट ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर नोन एज। तो मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाता है? आइसोबार कहलाएगा। आइसोबार का डिफिनेशन बताए थे कि जिसका कि मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल हो गया कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। नाइट्रोजन तो 14 ही होता है जनरली, तो इन दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसके बाद 6th क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ ए साल्ट ऑफ मोलिकुलर वेट 30 इज डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो 250 ग्राम वाटर में कोई साल्ट डिजोल्व किए, कितना साल्ट डिजोल्व किए? 3 ग्राम डिजोल्व किए, और उस साल्ट का मोलिकुलर वेट पता है 30 है, तो मोलेलिटी क्या होगा? तो देखिए नंबर ऑफ मोल कितना होगा? नंबर ऑफ मोल होगा टोटल वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल होगा 3/30। आपके पास 1/10 मोल है। 250 ग्राम पानी में 1/10 मोल आप किसी साल्ट का मिलाए तो 1 लीटर पानी में कितना मोल होता? अगर ये 1 लीटर सॉल्यूशन रहता तो 4/10 मोल आपको मिलाना पड़ता, तो मोलेलिटी हो जाएगा 4/10। या फिर इस तरह से देखिए मोलेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है 1/10, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1/4 होगा, तो 1/10 डिवाइडेड बाय 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4/10 आएगा, मतलब मोलेलिटी 0.4 होगा इस सॉल्यूशन का। इसके बाद 7th क्वेश्चन है द वेट ऑफ 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2O। तो CuSO4.5H2O का 10⁻22 मोलिक्यूल्स है तो कितना वेट होगा? कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है 16 × 4, प्लस H2O का 18 होता है, 5 H2O है तो 18 × 5 90, या फिर आप इसका हाइड्रोजन का 2 1 × 2 प्लस 16 18 कीजिए और 5 गुना कीजिए, इसी तरह से कीजिए, ये 90 प्लस 48 प्लस 32 सॉरी 64 प्लस 32 90 प्लस 96, ये आपका हो जाएगा 186 प्लस 63.5, तो ये 249.5 आएगा। तो ग्राम मोलिकुलर मास आया CuSO4.5H2O का 249.5। तो 1 मोल CuSO4.5H2O का रहता तो आपके पास मास होता 249.5, आपके पास इतना मोलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा? नंबर ऑफ मोल होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, 10⁻22 डिवाइडेड बाय 10⁻6.02 इंटू 10⁻23। ये वाला फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं। एक्चुअली में 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। कहने का मतलब अगर इतना पार्टिकल्स रहेगा आपके पास तो आप बोल सकते हैं आपके पास 1 मोल है। अगर 1 पार्टिकल रहेगा तो आप बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, इतना मोल है। अगर 10⁻22 पार्टिकल्स है तो आप बोल सकते हैं आपके पास 1 डिवाइडेड बाय दिस इंटू 10⁻22, इतना मोल है। वही टोटल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। और 1 मोल का वेट है 6.022 इंटू 10⁻23, 1 मोल का वेट है इतना ग्राम, तो इतना मोल का वेट कितना होगा? इतना इंटू 249.5, तो इसका वैल्यू आएगा, ये 10⁻23 और 22 तो जाएगा तो यहाँ 10 बस बच जाएगा, 249.5 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 60.22, कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 4.14 ग्राम। तो इतना मोलिक्यूल CuSO4.5H2O का वेट होगा 4.14 ग्राम। अब हो सकता है कि आप आंसर AMU में निकाल रहे होंगे तो वो भी सही ही होगा। अगर
249.5 आया, तो ये मोलर मास आया। मोलिकुलर मास होगा, एक मोलिक्यूल का मास हो जाएगा 249.5 यू, मतलब एक मोलिक्यूल का वेट इतना है, तो 10⁻22 मोलिक्यूल का वेट कितना होगा, इतना इंटू 10⁻22, इतना यू होगा। और आपको पता है कि 1 यू इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है, तो इतना इक्वल टू इतना यू इक्वल टू इतना अपॉन Na ग्राम होगा। वही चीज तो किए हैं, 10⁻22 डिवाइडेड बाई Na, 10⁻22 डिवाइडेड बाई Na, और इसको 249.5 से मल्टीप्लाई किए, तो आ गया आपका 4.14 ग्राम। तो या तो इतना यू लिखिए आप 249.5 इंटू 10⁻22 यू, मतलब 2.495 इंटू 10⁻24 यू, या फिर 4.14 ग्राम। ग्राम में ये आएगा, एएमयू में ये आएगा 2.495 इंटू 10⁻24। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, द कंपाउंड बाई Ba2CO3O7 which shows superconductivity has copper in the oxidation state. This assume that rare earth element yttrium is in its usual oxidation state 3। तो आपको कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, जिसमें ये एज्यूम करना है कि यट्रियम जो है वो जनरली +3 में रहता है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। बेरियम एल्केलिन अर्थ मेटल है, तो अल्केलिन अर्थ मेटल है, तो ये हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा अगर कंपाउंड बना रहा है तो, नहीं तो एलिमेंटल स्टेट में 0 रहता है बेरियम का। जब बेरियम मेटल रहेगा तो यहाँ तो कंपाउंड बना रहा है तो इसका +2 होगा। कॉपर का मान लीजिए X, ऑक्सीजन ऑक्साइड है तो -2। अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एट्रियम का 3 प्लस बेरियम का 2 इंटू 2 कीजिए, या 2 बेरियम है तो दोनों का सम +2 करना पड़ेगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉपर का एक का x है, तो 3 के कारण x प्लस x कीजिए, या x इंटू 3 कीजिए, प्लस 7 इंटू -2, या 7 ऑक्सीजन है, सबका -2 7 टाइम्स आप ऐड कर दीजिए -2, या फिर 7 इंटू -2 कर दीजिए। तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होना चाहिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 4 + 3x - 14 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू होगा 14 - 7, तो ये 7 होगा, तो x इक्वल टू 7/3, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7/3 है इस केस में। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में सेक्शन बी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।